हेलो हेलो। एक बार बता दो भाई। सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, चलो ठीक है भैया। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सारे कुशल मंगल होगी। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन फिर भी देखो आज हमारी थोड़ी सी लो की क्लास है। 15 से 20 क्लासेस होगी लो पे, और ये इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, यानी कि जैसे मैंने पहले पॉक्सो एक्ट भी डाला था, ट्रैफिक सिग्नल्स भी मैंने डाले थे। आज हम लोग बात करेंगे आईटी एक्ट पर, यानी कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि आईटी एक्ट। ठीक है, तो हेडिंग डालो सबसे पहले आप लोग। आईटी एक्ट, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना जैसे भी है। एक बार देखना प्रशांत, जूम, 1 मिनट भाई। ठीक है भाई, चलो एडजस्ट कर लो जैसा भी है। ठीक है, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यानी कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी नियम अधिनियम। ठीक है, और अगर हम आईटी एक्ट की बात करेंगे तो आईटी एक्ट के अंदर साइबर क्राइम आते हैं। आप जानते हो साइबर क्राइम यानी कंप्यूटर से होने वाले जो अपराध है वो आते हैं साइबर क्राइम में। ठीक है, और वे सारी की सारी चीज आती है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आज के टाइम पर जो ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, ऑनलाइन जैसे ट्रांजेक्शन करना, किसी से किसी के एटीएम से फर्जी ट्रांजेक्शन करना, या फिर जो है ऑनलाइन शॉपिंग में फर्जीवाड़ा करना, किसी के कंप्यूटर में छेड़छाड़ करना। ठीक है, किसी की आईडी हैक करना, आईडी के फोन के अंदर से डाटा चोरी करना, लैपटॉप के अंदर से डाटा चोरी करना, वेबसाइट्स को हैक करना। ठीक है, बैंक जो सर्वर होते हैं उनको हैक करना। तो आज के टाइम पे जितने भी ऑनलाइन अपराध जो है ये सारे के सारे आते हैं आपके आईटी एक्ट में, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से जो अपराध होते हैं उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम एक टॉपिक है जो आप पढ़ोगे किसके अंदर? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। ठीक है, ये दरअसल सर इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जब बहुत ज्यादा संख्या में और बहुत ज्यादा एक एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट को क्रॉस कर गया था आपका साइबर क्राइम, कंप्यूटर से इतने ज्यादा अपराध होने लगे थे, बहुत ज्यादा अपराध। ठीक है, आप लोग देखते हो आज के टाइम पे, ठीक है, फेसबुक वगैरह पे फर्जी बातें होती है, फर्जी चैटिंग होती है, डाटा चोरी कर लेते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अंगूठे थंब जो अंगूठे के निशान है वो कॉपी करने के बाद वहां से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे बिल्कुल भी आदमी सिक्योर नहीं है। और जब से हम लोग एंड्रॉयड और जब से विंडोज को हम लोग चलाना शुरू किया है, तब से तो हम लोग बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका एक एंड्रॉयड फोन आपकी सारी डिटेल्स रखता है, और वे सारी डिटेल्स आप कोई भी नॉर्मल पर्सन निकाल सकता है। ठीक है, ये याद रखना। देखो, आईटी एक्ट कब आया था? तो आईटी एक्ट को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जो साइबर क्राइम है उसको रोका जा सके। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अपराध हो रहे थे, इनको रोकने के लिए, इन अपराधों को कंट्रोल में करने के लिए एक अधिनियम की जरूरत थी, और अधिनियम बना दिया था आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट। दरअसल ये एक्ट किस किस क्राइटेरिया में काम करता है, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं? तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसकी एप्लीकेबल की बात करें तो दोस्तों अप्लाई कब हुआ था ये? ठीक है, ये अप्लाई कब हुआ था? लिखो 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर। ठीक है, इसको मेंशन करो, 17 अक्टूबर सन 2000 में इसको अप्लाई किया गया था, यानी कि ये लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू। तो जो आईटी एक्ट है वो लागू कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है? तो इसके अंदर आते हैं आपके ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ठीक है, एक बार वहां से लाइट ऑन कर दो, 1 सेकेंड भाई। ठीक है, इसके अंदर आते हैं आपके ई मेडिसिन, ई मेडिसिन लिखो, ई मेडिसिन, ई मेडिसिन। इसके अंदर आते हैं ई एजुकेशन, ई एजुकेशन। राइटिंग थोड़ी मेरी अजीब सी है। ठीक है, ई एजुकेशन। इसके अंदर आते हैं ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस।
मात्रा पर मत करना, ठीक है। ई गवर्नेंस, इसके अंदर आते हैं आपकी ई बैंकिंग, ई बैंकिंग, ठीक है। इसी के अंदर आते हैं आपकी ई शॉपिंग, यानी कि ई शॉपिंग, ठीक है। ये एक बार कॉपी करो, ये टॉपिक आते हैं इसके अंदर। जो आपका आईटी अधिनियम है वो किस किस पे लागू होता है, तो आपका ई कॉमर्स पे लागू होता है, आपका ई मेडिसिन पे लागू होता है, आपका ई एजुकेशन पे लागू होता है, ई गवर्नेंस पे लागू होता है, और ई बैंकिंग पे लागू होता है, और ई शॉपिंग पे लागू होता है। यानी कि इनसे संबंधित जो अपराध होगी, जो साइबर क्राइम इनसे संबंधित होगा, उन सभी के लिए बना दिया गया है आपका आईटी एक्ट, ठीक है। कब बनाया था सर? 17 अक्टूबर 2000 को बनाया था। 17 अक्टूबर 2000 से ये एप्लीकेबल है, अप्लाई कर दिया गया है इसको। यानी कि ई कॉमर्स यानी कि जो भी ये जो आप एक तरह से बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, इनमें जो अपराध होते हैं वो आते हैं ई कॉमर्स के अंदर। दूसरा ई मेडिसिन, हॉस्पिटल या मेडिकल सेक्टर में जो होने वाले अपराध है वो आते हैं ई मेडिकल यानी कि ई मेडिसिन के अंदर। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले चोरी कर ले जाते हैं। आप समझते हो कि अगर सपोज करो किसी कोई बड़ा डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने कोई मेडिसिन बनाई, तो उस मेडिसिन का कोई फॉर्मूला तो तैयार किया होगा, तो हो सकता है वो फॉर्मूला ऑनलाइन चोरी कर लिया हो, दूसरी कंपनी ने वो चुरवा लिया हो, तो उसके बदले में क्या होगा? जो फॉर्मूला अब एक कंपनी के पास में था वो दूसरी कंपनी के पास चले जाओगा, तो यानी कि उससे पहले वो कंपनी उस पर दवाई तैयार कर देगी। तो ऐसे भी ऑनलाइन अपराध होते हैं ये, ठीक है। ई एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में ऑनलाइन जो अपराध हो गए उनको बोलते हैं ई एजुकेशन वाले अपराध। ई गवर्नेंस यानी कि सरकार के जो ऑफिस होते हैं, सरकार के जो ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, जो सरकार के ऑफिशियल डाटा होता है, उनके साथ जो छेड़छाड़ होगी, उनके साथ जो डाटा चोरी होगा या उनकी फाइलें चोरी होगी या डिलीट कर दी जाएगी, वो सारे अपराध ई गवर्नेंस के अंदर आते हैं। ई बैंकिंग, बैंकों में जो बैंकों में अपराध होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फर्जी ट्रांजेक्शन करना, पैसा चुराना, ठीक है, अकाउंट्स डिलीट करना, ठीक है, ये सारी चीजें, मैसेज ब्लॉक करना, तो ये सारी चीज आती है ई बैंकिंग के अंदर। और एक है ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ठीक है, इसमें भी अपराध होते हैं। सर ऑनलाइन शॉपिंग में है, बिल्कुल। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप लोग आईडी नहीं बनाते, आईडी का पासवर्ड भी तो होते हैं। अगर मुझे आपकी आईडी और पासवर्ड पता लग गया तो फिर मैं आपकी आईडी से शॉपिंग कर दूंगा, एड्रेस अपने घर का डाल दूंगा, तो ये ऐसी चीजें चलती है। तो ये सारी की सारी चीजें रिलेट करती है आपकी आईटी एक्ट से। आईटी एक्ट इन सभी के लिए बनाया गया है, तो एक बार नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, चलो। अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल भी वाहियात ना ले, ठीक है। आप लोग इसको सीरियसली लिखें। कभी कभी एक्ट पढ़ाने का मन करता है तो पढ़ा देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाया जाओगा, ऐसा कोई नहीं हो, ठीक है। भागते हुए पढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं, तरीके से ध्यान से आराम से पढ़ाया जाऊगा, ठीक है। चलो इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, कर दिया वहां से, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें, जो ये आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट जो है ये आपका आईटी एक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर 13 चैप्टर्स है। कितने? 13 चैप्टर्स है, यानी कि 13 अध्याय है। कितने अध्याय है? 13 अध्याय है, 13 चैप्टर्स है। अगर टोटल सेक्शंस की बात करें तो इसके अंदर 94 सेक्शंस है, 94 सेक्शंस है, यानी कि 94 धाराएं हैं, ठीक है। कितनी है? तो 13 अध्याय और 94 धारा इसके अंदर है। 94 की 94 धाराएं हम नहीं पढ़ेंगे, जो मेजर इंपोर्टेंट जो सेक्शन है इसके वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट धाराएं हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो आपका सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट यानी कि धारा 1, ठीक है। धारा 1, धारा 1 के अंदर लिखो संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम और विस्तार, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू तिथि, ठीक है। ये ठीक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू तिथि। अगर संक्षिप्त नाम की बात करें, इसके नाम की बात करें, तो इसका नाम क्या है? आईटी एक्ट। क्या है? आईटी एक्ट। और विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार कहां तक है? टोटल इंडिया में है, यानी कि कंप्लीट इंडिया के अंदर ये अप्लाई है। और लागू यानी कि अप्लाई कब हुआ था? तो अप्लाई हुआ था 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर सन 2000। ये इसके अंदर आपको मेंशन करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे धारा 2 की, यानी कि सेक्शन 2, सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 की। तो धारा 2 के अंदर क्या है? तो धारा 2 के अंदर लिखो इसकी परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन कर रखा है। डिफाइन क्या कर रखा है कि ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। साइबर क्राइम लिखो इसमें, ये है
यह साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया था, के लिए बनाया गया था। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, तो लिखो कंप्यूटर की मदद से होने वाले क्राइम। ये मार्कर खराब हो गए, तो लिखो कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से होने वाले क्राइम, होने वाले क्राइम। ठीक है, 1 मिनट का समय देंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, करो नोट। तो देखो क्या है, सेक्शन 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू तिथि। सेक्शन 2 में है परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट। काफी दिनों बाद चलाना हाँ जी, वैसे इस तरह से करना। तो लिखो इसके बाद में धारा 3, सेक्शन 3, धारा 3। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता, की वैधता। ठीक है, आजकल जो साइन है आपके वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, पेन ड्राइव में ले लेते हैं साइन। आपने देखा नहीं, आपके साइन जो होते हैं वो स्कैन करके सेव कर ले जाते हैं, और बार बार जो आपका वो स्कैन करके सेव करे जाओगा, बार बार आपका उसी से ही काम चलता है। ठीक है, ये अब आपको बार बार साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो आपके एक बार साइन लेके उनको फोटो करके और उनको स्कैन कर लिया जाएगा, और बार बार फिर उसी फोटो से वे अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, जैसे आधार कार्ड में आपके साइन वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ मैच है। ठीक है, पहले से ही सेव करके रखा गया है। ठीक है, उसके अंदर डाटा, तो आपको बार बार बुलाने की जरूरत है ही नहीं। दरअसल आधार कार्ड के अंदर सारी चीजें आपकी पहले से ही फिट हो चुकी है, अब आपको हम बार बार परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ये अगर हम बात करें सर डिजिटल सिग्नेचर की जो वैलिडिटी है वो कब से हुई, तो लिखो डिजिटल, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी अगर बात करें तो ये 2008। ठीक है, 2008 से डिजिटल साइन बनने शुरू हुए, इससे पहले नहीं थे। 2008 के बाद ही डिजिटल साइन बनाने शुरू कर दिए गए। ठीक है, ये नेक्स्ट लिखो सेक्शन 14, सेक्शन 16, धारे 14 से लेके धारे 16 तक। इसके अंदर क्या मेंशन है, देखो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों को परिभाषित, चिन्हों को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट लिखो धारा 17, सेक्शन 17, धारा 17 के अंदर क्या है, तो धारा 17 के अंदर लिखो नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यानी कि इस मामले की जांच करने के लिए कुछ अधिकारी को अपॉइंट करेंगे, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो धारा 17 के अंतर्गत होगी। ठीक है भाई, जो ये आईटी एक्ट है इसके अंदर कुछ ऑफिसर भी तो आओगे ना इसको रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ अधिकारियों की स्पेशल में नियुक्ति होगी, और वे किस धारा के अंदर होगी, तो आईटी एक्ट की धारा 17 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, याद रखें इस चीज को भी।
नेक्स्ट लिखो धारा 17, धारा 17 से लेकर आपका 34 तक, ठीक है, यानी कि सेक्शन 17 to 34, इसके अंदर क्या है? तो लेकिन धारा 17 से लेकर 34 के बीच में प्रमाणकर्ता, ठीक है, प्रमाणकर्ता अधिकारियों के बारे में बताओगी, प्रमाणकर्ता अधिकारियों के बारे में बताएंगे, ठीक है, यानी कि जो जांच के लिए जो ऑफिसर आओगे उनके बारे में बताया जाएगा भैया जी। ठीक, नेक्स्ट लिखो धारा 43 सेक्शन 43, इसके अंदर क्या है? तो लिखो नेटवर्क प्रणाली को नुकसान पहुंचाने पर दंड या जुर्माना, ठीक है। अगर आप लोग नेटवर्क प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहे, आप लोग अपने गांव के टावर को बंद कर रहे, या फिर टावर के साथ छेड़छाड़ कर रहे, या कोई सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहे, या फिर रेलवे जैसे सपोज करो कि पब्लिक प्लेस में कोई नेटवर्क सिस्टम है, जैसे जैमर वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, आपका कोई सरकारी कोई भी सरकारी दफ्तर है, उस सरकारी दफ्तर या सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी सिग्नल वाला कोई सिस्टम है, सिग्नल रूम है, सीसीटीवी कैमरे वाला रूम है, चाहे वो उनका खुद का सर्वर हो, अगर उसके साथ आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसके लिए दंड कहीं पर बताया गया, उसके लिए जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट की धारा 43 के अंदर है, नेटवर्क प्रणाली को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना, कितना जुर्माना हो सकता है? 1 करोड़ का जुर्माना होगा, ठीक है। तो लिखो अगर आप लोग गांव में टावर के साथ छेड़छाड़ कर रहे, टावर को तोड़ रहे, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम खराब हो रहा है ना उससे भी, और अगर सपोज करो अगर भाई कोई गांव है, उस गांव के अंदर एक ही टावर है और आपने जाकर उस टावर को बंद कर दिया, या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, या फिर उसको तोड़ फोड़ दिया, तो उससे क्या होगा? पूरे गांव का जो नेटवर्क होगा वो बंद हो जाएगा, और अगर नेटवर्क बंद होगा तो हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा अनहोना, कोई ऐसा अपराध हो कि जो अपराध काफी बड़े लेवल पर हो, तो एकदम से जब फोन में नेटवर्क भी नहीं होगा तो पुलिस को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा? कैसे भी नहीं, और जब मौके पर पुलिस नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? तो अपराध और बड़ा अपराध मानने जाओगा, ना किसी का डर, ना किसी की शर्म, ठीक है, कोई आने का तो है ही नहीं, पता भी नहीं लगने का किसी को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, भाई कॉल करके तो बताओगे ना कि हमारे यहाँ ऐसा होगा, और कॉलिंग होने की नहीं क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है, तो हो सकता है छोटा अपराध एक बड़ा अपराध बन जाए, इसीलिए नेटवर्क प्रणाली जो है उसको नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होगा सर? तो देखो 1 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है, 1 करोड़ का जुर्माना। भाई साहब ध्यान रखना, टावर के साथ तोड़ ताड़ मत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, किसी भी टावर को आप लोग ठेस नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। हाँ, कभी पता लगा सर जी टावर तो हमारे गांव में है, लेकिन अगर टावर को तोड़ दिया, आपने देखा किसान आंदोलन में कुछ टावर थे उनको बंद कर दिया गया था, जियो के टावर थे, ठीक है, ये सर उन पर दंड था, दंड नहीं था उन पर भाई, उन पर केस लगा दिए गए, हालांकि वो बाद में जारी होगा, ठीक है, जांच वांच होगी उसके बाद में बताया जाएगा कि वो सही था कि गलत था, ठीक है। ये भाई कुछ लोग मिलकर तो कर सकते हैं, अगर गांव के ही लोग इकट्ठे होकर उसको बंद करवा दे, ठीक है, तो वो तो एक तरह तक ठीक माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने पर्सनल काम के लिए जाकर तोड़ फोड़ कर दोगे, टावर में आग लगा दोगे, इस तरह से मशीनों को नुकसान पहुंचाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, 1 करोड़ का जुर्माना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद लिखो, उसके बाद धारा 44 नहीं, धारा 43 के लिखो, धारा 43 कै को बोलते हैं ए, ठीक है, धारा 43 ए, इसमें डेटा को सुरक्षित रखने में, लिखो डेटा को सुरक्षित रखने में असफल, डेटा को सुरक्षित रखने में असफल, सपोज करो आपके पास में किसी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, कोई भी डेटा आपके पास है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है आपके पास में, और कंपनी ने आपको एक भरोसे पर दिया कि आप लोग इसकी सिक्योरिटी करो, ठीक है, इसको सिक्योर रखो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सुरक्षित करके रखें, लेकिन क्या हुआ कि आप इतने लापरवाह है कि आपको यही नहीं पता आपका लैपटॉप, आपका फोन कहाँ है, और कोई आया और किसी ने भाई आपका लैपटॉप जो है लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ की, और जो उसके अंदर जो डेटा था वो डेटा ट्रांसफर कर दिया गया कहीं और, ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपको जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी से आप लोग क्या हो गए? बच गए भाई,
जब बच के भाग रहे हो तो फिर ये चोरी होगी, कहीं की चोरी हुई, डाटा चोरी हुआ, इसमें सर क्या होगा, तो ये भी अपराध है, अपराध माना जाएगा। डाटा को सुरक्षित रखने में असफल होना, आप लोग उस डाटा को ही नहीं बचा पाए, सरकार आपको सैलरी कहीं की दे रही, उसी चीज की तो दे रही ताकि आप लोग उसको सुरक्षित करके रखे, और वो आपने चोरी करवा दिया, तो इसका मतलब है आप पे भी धारा क्या लगाई जाएगी, धारा 43 क्या लगाई जाएगी, यानी कि धारा 43A, सेक्शन 43A के अंतर्गत आप पे मुकदमा होगा, यानी कि आप पे केस फाइल करे जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखो धारा 44, धारा 44 यानी कि सेक्शन 44, सेक्शन 44, तो धारा 44 में क्या है, लिखो धारा 44 के अंदर जानकारी या विवरण, जानकारी या विवरण, ठीक है, लिखो जानकारी या विवरण आदि देने में असफल रहना, असफल रहना। अब यू क्या है सर, देखो जानकारी या विवरण आदि देने में असफल रहना। सपोज करो आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लग रहे, ठीक है, अगर भाई सपोज करो कि आपके स्कूल के बाहर कोई अपराध हो गया और आपके स्कूल के बच्चे उस अपराध में है, समझ रहे हो ना, पुलिस आओगी, पुलिस जांच करेगी, भाई स्कूल के गेट पर अपराध हुआ, तो स्कूल के गेट पर कैमरे भी लग रहे, तो हो सकता है वो सारी अपराध की जो रिकॉर्डिंग है वो उन कैमरों में सेव हो, तो फिर क्या करेगी पुलिस, उस स्कूल के जो कैमरे हैं उनको चेक कराएगी, और जब कैमरे चेक कराएंगे तो फिर अंदर आना पड़ेगा, जब अंदर आके और जो ऑफिस है वहां से उनकी डीवीआर से रिकॉर्डिंग निकाली जाओगी, बोले जाओगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग दिखाओ, 2 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाओ, आपके गेट पे जो कैमरा लगा हुआ है उससे रिकॉर्डिंग दिखाओ। फिर आप बचने के लिए, ताकि हमारे बच्चे बचे रहे और हमारे स्कूल का नाम बदनाम ना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा, ठीक है, इसी वजह से है कुछ लोग क्या करते हैं, डाटा को देने में मना कर देते हैं कि सर हमारे यहाँ तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो लाइव होती है, हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, जब तक लाइट है तब तक कैमरे चलते रहेंगे, एलईडी में कनेक्शन है, यानी कि कैमरा लाइव दिखाता है, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब है आप लोग हेल्प नहीं कर रहे, आप लोग वो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे, और कैमरे होते किस लिए है, कैमरे होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, और रिकॉर्डिंग तो है आपके पास लेकिन आप देना नहीं चाह रहे क्योंकि आपका नाम खराब होगा उस चीज में। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे थे, हमारे बच्चों ने ऐसा किया, इसीलिए मैं बता रहा, तो उस वजह से जानकारी या विवरण आदि देने में असफल रहना, आप लोग चाह रहे लेकिन आप दे नहीं सकते क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है इस चीज से, तो इसका मतलब आप पे भी धारा लगाई जा सकती है, धारा 44, धारा 44 के अंदर आप पे भी केस फाइल होगा। ठीक है भाई साहब, जो पुलिस मांगती है वो आपको देना पड़ेगा, जो भी आपके पास जानकारी है ज्यादा से ज्यादा मदद आप लोग कीजिए। ठीक है ये, ठीक है, क्योंकि क्राइम फ्री बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मार्कर चेंज करा दो ये, ठीक है। देखो अगर ये वाली जो है ना सेक्शन 44, जानकारी या विवरण आदि देने में असफल होना, इसके कुछ पॉइंट्स लिखो। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखो, प्रत्येक असफलता पर, प्रत्येक प्रत्येक असफलता पर, ठीक है, कितने लाख का जुर्माना होगा प्रत्येक अगर असफल है, पुलिस आपसे मांग रही है कि आप फोटो दिखाओ, आप फोटो नहीं दिखा रहे, आप रिकॉर्डिंग चेक कराओ, आप रिकॉर्डिंग चेक नहीं करवा रहे, तो जितने क्वेश्चन पुलिस करेगी और आपने उनका आंसर नहीं दिया, आप लोग हेल्प नहीं करना चाह रहे, तो पर क्वेश्चन आपको 1.5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। कितना भाई साहब, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, जब पुलिस मांगती है तो आपको देना पड़ेगा जुर्माना, और डिटेल भी देनी पड़ेगी। इसका मतलब देखो, निश्चित समय के अंदर, निश्चित समय के अंदर आपको जानकारी देनी होगी, आपको जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं कि पुलिस मांग रही रिकॉर्डिंग, आप लोग 1 महीने बाद रिकॉर्डिंग देकर आ रहे, ऐसा नहीं है। जब पुलिस ने आपसे कहा कि आप लोग अपने सीसीटीवी चेक कराओ, तो आपको तभी उसी टाइम, मतलब एट अ पॉइंट ही आपको चेक कराने पड़ेगी जो भी आपके पास में है। ठीक है, अगर आपको जुर्माने से बचना, लेकिन अगर आप चाह रहे कि मेरे पास है और मैं दिखा नहीं रहा, तो पुलिस वाले आपसे पहले फोटोज मांगेंगे, फोटोज नहीं है आपके पास, 1.5 लाख, तो वो उसके बाद बोल रहे कि हाँ भाई इतने कैमरे लगा रखे हैं, इनकी वीडियो कहाँ है, सर वीडियो हमारे पास नहीं है, उसका मतलब 1.5 लाख, वो तो कुल मिलाकर मोटा मोटा 4-5 लाख रुपए का आपका फाइन बैठा देंगे मोटा। ठीक है ये, तो भाई साहब जो कैमरे लगा रखे हैं उनका डीवीआर जरूर लगवा, रिकॉर्डिंग जरूर रखे, 3 दिन की 2 दिन की रिकॉर्डिंग जरूर रखा अपने पास, लाइव वाला कुछ नहीं होता। ठीक है ये, उससे तो बढ़िया उनको हटा कर रखिए। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग कितने घंटे तक की रख सकते हैं, तो लिखो, अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो 72 आवर्स की रिकॉर्डिंग रख सकते हैं।
यानी कि आप 72 घंटे की रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, ये तो कंपलसरी हो गया अब, ठीक है। यानी कि अगर आपने कैमरे लगवा रखे तो आप 72 घंटे तक की रिकॉर्डिंग उसके अंदर सेव करके रखे। वैसे आजकल जो कैमरे आ रहे हैं ना, वो अपडेटेड कैमरे आ रहे हैं, वो 72 घंटे का ही रिकॉर्ड करते हैं। जो ज्यादा हो जाएगा उसको ऑटोमेटिक डिलीट करते चले जाओगे, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से, केवल 72 घंटे का ही वो रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट लिखो धारा 48, धारा 48 सेक्शन 48। तो धारा 48 सेक्शन 48 में क्या है, लिखो साइबर अपील। साइबर अपील अधिकरण, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना। इन मार्कों का पता नहीं क्या हुआ, बढ़िया थे सारे। देखो साइबर अपील अधिकरण की स्थापना के बारे में बताया गया है। साइबर अपील क्या होती है, इसके अधिकरण की स्थापना के बारे में बताया गया है आपकी सेक्शन 48 के अंदर। नेक्स्ट लिखो धारा 50, धारा 50 सेक्शन 50। जो इंपॉर्टेंट है मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। धारा 50, तो इसके अंदर लिखो साइबर क्राइम के अध्यक्ष, साइबर क्राइम के अध्यक्ष, साइबर क्राइम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। नोट करते रहा करो साथ साथ। यानी कि साइबर क्राइम का जो ऑफिस होता है उसके अंदर आपको पता है एक हेड होता है, जो टीम होती है ना साइबर क्राइम वाली, उसके अंदर एक हेड होता है और बाकी कुछ मेंबर्स होते हैं। तो उन हेड की और उन मेंबर्स की जो नियुक्ति होती है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस धारा के तहत होगा, धारा 50 यानी कि सेक्शन 50 के अंतर्गत होगा। और ये वो वाली आईपीसी वाली नहीं है, ये आईटी एक्ट वाली धाराएं हैं, ठीक है। ये कौन सी धाराएं है, इसमें 13 चैप्टर और 94 धाराएं हैं, तो ये 94 धाराएं हैं ये, यानी कि आईटी एक्ट की अलग है सर, बिल्कुल आईटी एक्ट की अलग है, जितने भी एक्ट हैं उन सभी की धाराएं अलग है, ये भी याद रखनी है आपको। उसके बाद लिखो धारा 51, धारा 51 सेक्शन 51। तो सेक्शन 51 के अंदर लिखो, सेक्शन 51 के अंदर क्या है, ठीक है। सेक्शन 15, सेक्शन 51 के अंदर है, लिखो पदावधि, पदावधि। पदावधि का मतलब है जो हेड है, जो हेड है और जो मेंबर्स है उनका टाइम पीरियड कितना होगा। तो जो हेड होगा वो 5 साल के लिए होगा, कितना, हेड का जो टाइम होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। और जो मेंबर्स है क्या है, जो मेंबर्स है उन मेंबर्स का भी कितना होगा, मेंबर्स का भी 5 वर्ष होगा। लेकिन कम से कम यानी कि मिनिमम तो 5 साल है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम होगा 65 वर्ष। कितना, मैक्सिमम 65 वर्ष। यानी कि 5 साल से लेकर इनके कार्यकाल को 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में रिटायर्ड कर देगा हेड को, नहीं, 5 साल से लेकर 65 वर्ष की आयु तक भी नौकरी कर सकता है, 65 साल तक। इसको थोड़े नहीं यार, मेंबर्स भी 65 ही हो गए, ठीक है। ये कर दो नोट। लाइट थोड़ी डाउन सी है, जिसकी वजह से कभी तो मैं काला चमकूंगा, कभी मैं बुरा चमकूंगा, लेकिन आपको तो कंटेंट से लेना ना, आप कंटेंट से मतलब रखे बस। मार्कर चेंज करा दे, नए मार्कर ऑर्डर करते, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, लिखो धारा 57, धारा 57 यानी कि सेक्शन 57। इसके अंदर लिखो 45 दिन के अंदर जो अपील है वो फाइल करनी होगी। यानी कि अपील करने का समय कितना है, तो लिखो 45 दिनों के अंदर अपील, अपील फाइल करना, अपील फाइल करनी होगी, ठीक है। अगर आपके साथ में कोई साइबर क्राइम हुआ तो आपको, आपके पास समय है कि 45 दिन के अंदर अंदर आप लोग उसकी एफआईआर करवाए, आप लोग 45 दिन के अंदर आप लोग अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। अगर आप लोग अपील करना चाह रहे तो आपके पास कितना टाइम है, 45 दिन है, 45 डेज ओनली। नेक्स्ट लिखो धारा 62, धारा 62 सेक्शन 62। धारा 62 में लिखो, धारा 62 में उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं आप लोग। क्या लिखो, उच्च
उच्च न्यायालय में अपील, हाई कोर्ट में अपील, ठीक है, उच्च न्यायालय में अपील आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो किसको लेकर, तो लिखो किसको लेकर, तो साइबर क्राइम या साइबर सेल को लेकर, साइबर सेल को लेकर, ठीक है, साइबर सेल को लेकर CYBER साइबर सेल, ठीक है, याद रखें। तो साइबर सेल को लेकर आप अपील कर सकते हो। कितना इसमें कितने डे हो गए, तब तो इसमें 60 डे यार, मार्क अच्छा दो, ठीक है, इसमें 60 कितने, इसमें 60 में मतलब 60 दिन हो गए इसमें, कितने, तो लिखो इसमें 60 दिनों का समय है। साठ दिनों का समय है, 60 डेज। नेक्स्ट लिखो धारा 65, देखिए तो लगा बढ़िया, धारा 65 65 यानी कि सेक्शन 65 लिखो। धारा 65 में इसमें क्या है, धारा 65 कंप्यूटर साधन कोड के साथ छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर साधन कोड के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। कंप्यूटर साधन कोड का मतलब जैसे आप लोग एटीएम में जाते हो, तो एटीएम में आप पैसा नहीं निकालते, पैसे निकालते टाइम आप लोग उसमें और बहुत सारी छेड़छाड़ करते हो, बटन वगैरह दाबते हो, कैमरे के साथ छेड़छाड़ करते हो, ठीक है, उसमें बहुत से तो ऐसे है उसमें लात वगैरह भी मारते हैं, ठीक है ये। और उसमें देखा होगा आपने, कार्ड नहीं लगाते, उसके बाकी सारे बटन दबाते हो, कुछ से कुछ की एंटर करते हो उसके अंदर, यानी कि आप लोग उसमें छेड़छाड़ कर रहे गलत तरीके से। तो इसका मतलब है कंप्यूटर साधन कोड के साथ छेड़छाड़ करना। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जो कंप्यूटर रखे रहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आप लोग जाकर उनके साथ भी छेड़छाड़ करनी पसंद करते हो, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर कहीं लगी हुई है तो आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, तो इसका मतलब है सर ऐसे छेड़छाड़ करने का अपराध होता है क्या, बिल्कुल इसको अपराध माना जाएगा। कंप्यूटर साधन अगर कहीं पे भी लगे हुए हैं तो आप उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको आईटी एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत आपको क्या कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ध्यान रखें, ये चार्ज कर दी जाओगे आप पे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको बिल्कुल भी जो है उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। बायोमेट्रिक लगे रहे ना बहुत सारी जगह, तो बायोमेट्रिक के साथ ना करें। आपने वेंटिलेटर देखे होंगे, ठीक है, जो मेट्रो स्टेशन पे है उनको बंद कर देते हैं, जो वे सीढ़ियां होती है, लिफ्ट जो होती है ऑटोमेटिक, उनको बंद ना करें, ठीक है। टिकट काउंटर पे कोई छेड़छाड़ ना करें इस तरीके की, ठीक है। अलार्म बेल्स जो होते हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं करोगे। कैमरे वगैरह लगे रहते हैं उनके साथ आप लोग छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है ये। तो इस पे आपकी आईटी एक्ट की धारा 65 आप पे चार्ज करी जा सकती है। नेक्स्ट अगर आप कंप्यूटर साधन कोड के साथ छेड़छाड़ करते हो, याद रखें अगर आप कंप्यूटर साधन कोड के साथ छेड़छाड़ करते हो तो इसमें जो आपका जो कितने साल की जेल होगी सर, इसमें तो लिखो 3 वर्ष का कारावास है। कितने, 3 वर्ष का कारावास है, 3 वर्ष का कारावास इसमें होगा आपको, इसके अंदर 3 वर्ष का कारावास है और 2 लाख का फाइन है। कितना, 2 लाख का फाइन है, क्या है, 2 लाख का फाइन है आपका, जुर्माना है 2 लाख का, ठीक है ये। नेक्स्ट लिखो धारा 65 सेक्शन 65, इसके अंदर लिखो क्या है, कार्य को बेईमानी से करना, कार्य को बेईमानी, कार्य को बेईमानी से करना, ठीक है, या कपट पूर्वण, या कपट पूर्व, कपट पूर्वक करना, कपट पूर्वक समझते हो ना, यानी कि फ्रॉड तरीके से, ठीक है। अगर आप कार्य को बेईमानी से कर रहे, आप कोई ऐसा काम कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे, यानी कंप्यूटर की सहायता से कोई ऐसा काम कर रहे, उसमें आप बेईमानी कर रहे, धोखाधड़ी कर रहे, एडिट कर रहे, सपोज करो आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे दिया, आपने उस डॉक्यूमेंट में ही गड़बड़ी कर दी। जैसे 3 इडियट मूवी आई थी, उसमें वो लैंग्वेज जो वो उसका स्पीच तैयार किया था, तो आमिर खान ने क्या किया वहां जाके और उसके सिस्टम में जो एडिटिंग थी वो कर दी थी, यानी कि फिर क्या किया उन्होंने, मतलब जो चमत्कार वर्ड था चमत्कार की जगह कुछ और टाइप कर दिया, और जितने भी उस जो वो स्पीच जो था उस स्पीच के अंदर जो चमत्कार वर्ड था वो सारा चेंज होकर दूसरे वर्ड में आ गया। आप लोग समझते हो सारी बात, ठीक है ये। तो उसने क्या कि कार्य को बेईमानी से करा, सर वो क्राइम था, बिल्कुल वो अपराध था, कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करना। सर देखो आपका पर्सनल लैपटॉप है, आप उसके साथ कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरे के लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बिना परमिशन के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसमें कपट पूर्वक काम करना, कपट पूर्वक का मतलब है एक तो आप किसी और के सिस्टम में घुसे,
उसके बाद उसकी बिना परमिशन के उसका डाटा आप लोग इधर से उधर कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों काम कैसे हुए, इलीगल हुए। और दूसरा काम कपटपूर्वक का मतलब फ्रॉड तरीके से, ठीक है, फ्रॉड तरीके से आप किसी के सर्वर में एंटर करोगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो आजकल ऑनलाइन पेपर होते हैं, सरकारी नौकरियों के जो ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित होती है, उन पेपर्स को हैक कर लिया जाता है, यानी कि जहां ऑनलाइन सिस्टम पे होगे, तो सिस्टम के जो सर्वर होंगे उन सर्वर को हैक कर ले जाओगा। किसी दिन पढ़ा सर्वर क्या चीज होती है, ठीक है। तो सर्वर को हैक कर ले जाओगा, हैक करने के बाद में जो अपराधी होता है वो दूर से ऑपरेट करता है सिस्टम को, और कंप्यूटर अपने आप चलता रहता है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, किसी दूसरे के सर्वर में बिना परमिशन के एंट्री करना और उसके सर्वर, उसकी डाटा के साथ छेड़छाड़ करना, तो इस तरीके से आपको 3 साल की जेल हो सकती है और 2 लाख का फाइन आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट लिखो सर, इसमें कितना है। अगर इसकी बात करें कार्य को बेईमानी से करना, तो कार्य को बेईमानी से करने पर आपकी अगर हम बात करें तो इसमें 3 साल का, यानी कि 3 साल का कारावास होगा। कितना, 3 साल का इसमें कारावास होगा। और इसके अंदर आपका जो जुर्माना है वो 5 लाख रुपए तक का होगा। 5 लाख क्या होगा, इसमें जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि भाई साहब किसी के सर्वर में एंट्री मत करो बिना परमिशन के, ठीक है। ये अभी करो ही मत, क्या बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो धारा, धारा 66A, धारा 66A, इसके अंदर लिखो आक्रामक संदेश भेजने पर दंड। ये मार्कर अभी हुए, ऐसे पहले नहीं थे ये। आक्रामक संदेश भेजने पर दंड। आक्रामक संदेश का मतलब है कोई ऐसा मैसेज भेजना किसी को कि मैसेज पढ़ने के बाद आदमी एकदम से क्या हो जाए, एकदम से सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित हो जाए। और हो सकता है उसको कुछ ऐसा हो कि या तो हार्ट अटैक वगैरह हो जाए, उसकी मौत हो जाए, फिर गंभीर रूप से घायल हो जाए, ठीक है, या एकदम से ठेस पहुंचे। जैसे सपोज करो मैंने अभी आपके पास एक मैसेज टाइप करके छोड़ दिया कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए काट दिए गए हैं, ठीक है। ये तो आपको क्या लगा, अरे यार मैंने तो शॉपिंग ही नहीं करी, पैसे कहाँ गए, तो एकदम आपको धक्का लगेगा ना सुन के। तो ऐसे मैसेज आक्रामक संदेश में भेजने का। और आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पर डेली का लिंक आते रहते हैं मैसेज में, ठीक है। लिंक की रतन टाटा ने खुश होकर आपको 440 रुपए का रिचार्ज दिया, 499 का रिचार्ज दिया, इस तरह से आपके पास मैसेज आएंगे। जियो एक अच्छा ऑफर दे रहा है, कुछ बैंक की तरफ से आएंगे, कुछ कहीं की तरफ से आएंगे। आप लोग ऐसे मैसेजों को क्लिक मत किया करो, ऐसे जो लिंक आते हैं उन लिंक पे क्लिक मत किया करो। आजकल एक फोटो उस पर चल रहा है इंस्टा पे, वो फोटो शेयर करे तो आईडी ब्लॉक हो जाए, ठीक है। ऐसे तो आप लोग इस तरह के जो फोटोज होते हैं, इस तरह की जो लिंक्स होते हैं, उनको एक्टिवेट मत किया करो। इनको एक्टिवेट करते ही आपकी तरफ से सारी परमिशन क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना आपको। तो आक्रामक संदेश भेजने पर दंड है। सर ऐसे मैसेज जो कोई भेजेगा किसी को तो वो पनिशेबल होगा, बिल्कुल पनिशेबल ऑफेंस है, धारा 66A के तहत कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये और इसको जो है आक्रामक संदेश भेजने को, इसको अवैध घोषित किया गया है। लिखो इसे, इसे अवैध घोषित किया गया है, ठीक है भाई, इसे अवैध घोषित किया गया है। नेक्स्ट लिखो धारा 66B, धारा 66B। तो धारा 66B सेक्शन 66B में क्या है, इसके अंदर लिखो संचार युक्ति, संचार युक्ति बेईमानी से प्राप्त करना, ठीक है। लिखो संचार युक्ति बेईमानी से प्राप्त करने का दंड। सर यू क्या हो, संचार युक्ति, देखो संचार युक्ति का मतलब है किसी की आईडी हैक कर लेना, किसी की आईडी हैक करके उसके रिप्लाईज देना, उसके मैसेज को पढ़ना, ठीक है। और उसके मैसेज उसकी तरफ से किसी और को मैसेज करना, इस तरह से। सपोज करो अगर मैंने आपकी आईडी हैक कर ली, आपकी आईडी मैंने अपने फोन में लॉगिन कर ली, अब आपकी आईडी पे जो मैसेज आ रहे हैं वो सारे मैं पढ़ लूंगा, फिर मेरा मन है मैं किसको, मतलब किसको मैं गाली दूं, किसको मैं किस तरह का मैसेज भेजूं, वो वाला। तो इसका मतलब आप तो नहीं कर रहे वो काम, लेकिन आपकी आईडी मेरे फोन में, तो मैं कर रहा हूँ वो काम। तो इसका मतलब है सर मैं अपराध कर रहा, बिल्कुल मैं एक अपराध, ठीक है, मैं एक अपराध ही कर रहा हूं, ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। और ये है संचार युक्ति बेईमानी से प्राप्त करने का दंड। अगर हम इसके दंड की, यानी कि इसके पनिशमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 3 साल का कारावास है इस पे। कितना, तो लिखो 3 साल का कारावास है, 3 ईयर कारावास,
सर जी हम तो आईडी हैक करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड की आईडी ले लेते हो, ठीक है, और वो बोलते हैं कि पासवर्ड दे और आईडी दे, तो आईडी पासवर्ड लेकर उसकी सारी आईडी चेक कर देते हो, क्या वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है? बिल्कुल है। आपको अधिकार नहीं है आप लोग, ठीक है, कि दूसरे की आईडी चलावे। लेकिन ऐसा है कि अगर दूसरा सामने वाला आदमी सामने वाले आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गर्लफ्रेंड का जैसे ही आईडी पासवर्ड मांगते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो दे देगी आपको, ठीक है। अगर वो देती है अपनी मन मर्जी के हिसाब से, अगर वो देती है आईडी पासवर्ड सेंड करती है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आप चोरी छुपके या बेईमानी या कपट पूर्वक उसकी आईडी का पासवर्ड निकालते हो और उसकी आईडी को चला रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए आपको 3 साल अंदर जाना पड़ सकता है भाई साहब, 3 साल अंदर जाना पड़ सकता है। और अगर जुर्माने की बात करें तो 1 लाख का जुर्माना भी है इस पे। कितना? 1 लाख जुर्माना भी इस पे आपको देना पड़ेगा। तो दोनों चीजें है ये, तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क करें, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, धारा 66B। किसी की आईडी हैक करके नहीं चलाओगे, दूसरे की आईडी बिल्कुल हैक नहीं करोगे, दूसरे का अकाउंट बिल्कुल भी आप हैक नहीं करोगे, व्हाट्सएप को आप लोग किसी के स्कैन नहीं करोगे, ठीक है। ये भाई देखो, दूसरा तो सिक्योर है, आप लोग खुद को बचाओ, ठीक है, बस आप लोग खुद को बचाओ। इसी के अंदर लिखो, चलो नेक्स्ट लिखो। इसी के अंदर लिखो आप धारा 66C, धारा 66C। तो धारा 66C यानी कि सेक्शन 66 का सी पार्ट, इसके अंदर लिखो पहचान चोरी करने के लिए दंड। पहचान चोरी करने के लिए दंड। पहचान चोरी करने के लिए दंड की अगर हम बात करें तो यूजर नेम चोरी करना, इसको क्या बोलते हैं? यूजर नेम चोरी करना, यूजर नेम चोरी करना, ठीक है। यूजर नेम आप लोग जानते हो सारे, आप लोग इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है, बहुत सारी आईडीज आप लोग चलाते हो, तो आप लोग जानते हो कि यूजर नेम क्या होता है। तो यूजर नेम की चोरी जो होती है, ये सारी आती है आपकी पहचान चोरी करने के लिए दंड, और धारा 66C लगाई जाती है। इंपोर्टेंट मार्क करें इसको भी, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, तो इसमें लिखो, इसमें आईडी चोरी होती है, लिखो इसमें आईडी, इसमें आईडी चोरी की जाती है, की जाती है, ठीक है। आप लोग किसी की आईडी हैक करके चला रहे हैं, ठीक है, उसकी आईडी से उसके फोटोज निकाल रहे, सेव कर रहे, और उसके फोटोज को लेकर आप लोग दूसरी कोई आईडी बना रहे। सपोज करो किसी की आईडी है इंस्टा पे, मैंने वहां से उसके फोटो डाउनलोड किए, डाउनलोड करके मैंने सेव कर लिए, फिर मैं एक नई आईडी बनाऊंगा, नई आईडी पे उसके फोटोज अपलोड करूंगा, तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा कि ये उसकी रियल आईडी है, तो लोग उसके साथ फिर बातचीत करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, किसी के फोटोज डाउनलोड करके उसी के नाम पे दूसरी आईडी नहीं बनाओगे आप लोग, आपके पास अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर उसने, उसको पता लग गया और उसने एफआईआर कर दी, तो भाई साहब लद जाओगे, ठीक है, याद रखना इस चीज को भी। तो यूजर नेम की चोरी नहीं करोगे, इसमें आईडी चोरी की बात आती है, आईडी चोरी भी नहीं करोगे। आपके लिए 2 धारा इंपोर्टेंट है, धारा 66B, धारा 66C, किसकी? आईटी एक्ट की। टोटल कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है, 94 धाराएं है, ठीक है, ये याद रखना। सर कितना टाइम है, दंड कितना मिलेगा? अगर आप किसी की आईडी चोरी करते हो, आप किसी की फोटोज वायरल करते हो, ठीक है, चोरी करके फोटोज वायरल करते हो, तो इसमें आपको 3 साल की जेल है। कितनी? 3 साल की आपकी जेल है, कारावास है, और 1 लाख का क्या है? फाइन है। 1 लाख का क्या है? 1 लाख का फाइन है आपका, याद रखें इस चीज को भी। 3 साल का कारावास है भाई साहब, पता किसी को है नहीं यार, बस लगे पड़े, ठीक है। नेक्स्ट टाइप करो, धारा 66D, धारा 66D। तो धारा 66D में क्या है भैया जी? तो लिखो कंप्यूटर साधन में, कंप्यूटर साधन में प्रतिरूपण के लिए दंड, प्रतिरूपण करने के लिए दंड, ठीक है। इसका मतलब है आप लोग किसी के कंप्यूटर, यानी कि कोई भी अगर सरकारी महकमे का कंप्यूटर है, कोई भी इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर है रखा हुआ है, और आप उस कंप्यूटर में एंटर हो रहे, एंटर होने के बाद आप लोग उसके डाटा को एडिट कर रहे, इसका मतलब है कंप्यूटर साधन में प्रतिरूपण करने के लिए दंड। प्रतिरूपण करने का मतलब है कॉपी करना, यानी कि जो उसके अंदर डाटा है आप लोग उसको कॉपी करके लेकर आ रहे, तो उसका मतलब वो चोरी हुई ना एक ऑनलाइन। तो जो चोरी हुई उसको भी किसमें डिफाइन करा गया? धारा 66D में डिफाइन करा गया है, ठीक है। लिखो इसी में आता है किसी के साथ, लिखो किसी के साथ ऑनलाइन, मेरे यार, किसी के साथ ऑनलाइन छल करना। छल मतलब समझते हो, चीट करना, धोखा देना, ठीक है, फ्रॉड करना,
चीट तो दूसरे तरीके का चीट होता है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच तो चीट होता है, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वो भी चीट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फ्रॉड होगा, क्या होगा, फ्रॉड होगा, ठीक है, ये याद रखना। किसी के साथ ऑनलाइन छल करना, ठीक है, इसमें सजा कितनी है, अगर हम इसके अंदर सजा का प्रावधान करें तो सजा इसके अंदर 3 साल की है, 3 साल की तो कम से कम है, मिनिमम है 3 साल की, ठीक है, और वैसे कम से कम 1 साल की सजा है इसके अंदर, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल, तो 3 साल की सजा है। और अगर जुर्माने की बात करें तो जुर्माना कितना देना होगा, तो जुर्माना होगा 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए इसका जुर्माना होगा आपका। उसके बाद लिखो नेक्स्ट धारा 66E। तो किसी के लैपटॉप में मत घुसा करो भाई ऐसे। लिखो धारा 66E, धारा 66E। तो धारा 66E के अंदर क्या है, एकांतता का अतिक्रमण, एकांतता का अतिक्रमण, एकांतता का अतिक्रमण, ठीक है। एकांतता का अतिक्रमण का मतलब क्या है, तो लिखो किसी की प्राइवेसी को शेयर करना, इसमें लिखो क्या मतलब है इसका, किसी की प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को शेयर करना। आप लोगों के पास अधिकार नहीं कि आप लोग किसी की प्राइवेसी को शेयर करें, क्योंकि सभी के पास एक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है। आप लोग कमेंट में छोड़ोगे राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है, ठीक है, याद रखना, किसी की प्राइवेसी को शेयर करना, ठीक। अगर ऐसा आप लोग करते हो, किसी की प्राइवेसी, किसी के फोन में फोटोज है उसके पर्सनल, आप वहां से वो फोटोज डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड करके उनको शेयर कर रहे हो अपने आईडी से, आप लोग अपने फोन में किसी का फोटो रखते हो, फिर उन फोटो को शेयर भी करते हो, तो ऐसा बिल्कुल क्या है, ऐसा दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। आप लोग किसी की प्राइवेसी को शेयर कर रहे हो और इसमें आप पे धारा 66E चार्ज की जा सकती है। इसमें सजा कितनी है, तो सजा इसके अंदर मैंने बताया था, सजा इसके अंदर 3 साल है, 3 साल की सजा है। और इसके अंदर अगर फाइन की बात करेंगे तो जो जुर्माने की रकम है, जुर्माना कितना है, तो 2 लाख रुपए जुर्माना है, कितना, 2 लाख रुपए जुर्माना है इसके अंदर। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। आप लोगों के पास फोटोज वगैरह रहते हैं, ठीक है, जानते हो सारी चीजें, आप लोग फिर इनको शेयर करते हो फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ठीक है, और बाई चांस अगर पता चल गया, जिसकी भी फोटो है उसको पता चल गया कि भाई ये तेरे फोटो फैला रहे, उसने जाके रिपोर्ट कर दी, तो रिपोर्ट करने के बाद तो लदना ही लदना है, आपके एल लग जाएंगे, और जब एल लग जाएंगे ना भाई, तो 3 साल अंदर रहना पड़ेगा और 2 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सर जुर्माना देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्या सर जुर्माना दे के बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, ये 2 लाख तो देने ही देने और 3 साल तक भीतर भी रहना, ठीक है। ये लिखो नेक्स्ट धारा 66F। तो लिखो धारा 66F, भाई ये तो बिल्कुल खत्म हो गए, धारा 66F। तो धारा 66F की अगर हम बात करेंगे, एफ के अंदर क्या है, तो साइबर आतंकवाद का दंड है, ठीक है, लिखो इसके अंदर CYBER, साइबर आतंकवाद, साइबर आतंकवाद का दंड है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन कंप्यूटर की हेल्प से अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हो जो आतंकवादी विरोधी है, ठीक, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि साइबर आतंकवाद का दंड है। आप लोग ऑनलाइन अगर आप लोग हथियारों की तस्करी करते हो, ऑनलाइन आपका किसी भी जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसके अंदर आपका कोई भी आपका जो है इंटेंशन है, कोई भी आपका मूवमेंट उसके अंदर हुआ हो, सपोज करो आप किसी SI, आप जानते हो ना ISI, जो इस्लामिक संगठन है, अलकायदा है, हिजबुल है, इनसे ये ऑनलाइन बच्चों क्या करते हैं, ऑनलाइन जो लड़के होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपका किसी भी आतंकवादी गतिविधि में अगर आपका एंटर है, आपका हस्तक्षेप है, आप उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट कर रहे, ऑनलाइन अगर आप पता चलता है, यानी कि साइबर आतंकवाद का काम अगर कर रहे हैं आप लोग, हथियारों की तस्करी ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन फोटो मंगाते हो, पेमेंट करते हो, ये सारी, ऐसा भी ऐसी नहीं है कि आप लोग जिसके साथ जो बातें करते हो वो रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है, याद रखना, ठीक है। तो साइबर आतंकवाद का दंड है, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे तो जो साइबर आतंकवाद है ये क्या है, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर है, ठीक है। तो लिखो ये कैसा है, तो ये जो साइबर आतंकवाद है ये वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड वाइड लेवल पर है, यानी कि ये विश्व स्तर पर है। क्या है ये विश्व स्तर पर है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। ब्लैक बग के नाम से साइट है एक, वहां पे क्या होता है, सारे के सारे इलीगल एक्टिविटीज होती है, हथियारों की तस्करी, ठीक है, RDX की तस्करी, ठीक है, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे इलीगल काम है जो आपकी डार्क वेब पे होते हैं, ठीक है, डार्क वेब,
आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत सारी साइट्स है ऐसी। तो ठीक है, ये उन पे क्या है कि वो सर्वर के जो दूसरे सर्वर होते हैं उनमें एंट्री करती है वो, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर है कौन सा आपका आतंकवाद वाला मुद्दा, और आप जानते ही हो, ठीक है, टेररिज्म एक्टिविटी कौन सी होती है? टेररिज्म एक्टिविटी वो एक्टिविटी होगी जिसमें क्या होता है, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां होती है, ठीक है। तो देश के लिए तो आतंकवाद पहले से खतरनाक है भाई साहब, आर्मी पकड़ेगी और शूट देगी, याद रखना। तो इसमें आपकी कौन सी धारा चार्ज होगी? 66F आप पे चार्ज करी जाओगी। कौन सी? 66F आप पे चार्ज करी जाओगी, ठीक है। तो इससे बचो आप 66F से। ऑनलाइन आप लोग बिल्कुल किसी को कट्टे पिस्टल, एक और चल रहा आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है, कि जो देहात के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे जो लड़के वगैरह है वो कट्टे पिस्तौल, ठीक है, बंदूकों से जो फायरिंग करते हैं और वीडियो बनाते हैं, वीडियो को वायरल करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोग समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और देखो ऐसी बात नहीं है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई करती है पुलिस, उन पर उनकी शिनाख्त करती है, उनको उठाती भी है, उनको जेल के अंदर भी डालती है, उन पर जुर्माने की रकम भी दी जाती है। आप लोग ऐसा काम क्यों करते हो भाई, ठीक है, जिसमें मतलब नाम भी गंदा होगा, आपकी इमेज भी खराब होगी, ठीक है, ये चीज तो ध्यान रखें इन चीजों को भी। नेक्स्ट आप करें धारा 67, धारा 67 की अगर हम बात करें क्या है इसमें, तो लिखो अश्लील सामग्री, अश्लील सामग्री, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करना। इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर आती है आपकी पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी, ठीक है, यानी कि इसी के अंदर आती है आपकी गंदी फिल्में एक तरह की, ठीक है, आपकी जो इसके अंदर ब्लू फिल्में आती है, ठीक है, और इसके अंदर एडल्ट मूवीज आती है, इसके अंदर आजकल कुछ वेब सीरीज भी बनाई जा रही है, तो वेब सीरीज को भी चेक करके उनको क्या उनको उनका लाइसेंस जो है जब्त कर लिया जाता है। तो ये भी सारी चीजें क्या है, यानी कि अश्लील सामग्री, अश्लील सामग्री का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो अश्लील है, यानी कि जो एडल्ट है, और उसकी डीवीडी में तैयार करना, यानी कि उसको वीडियो में तैयार करना। आप लोग जानते हो ये सारी चीजें, ठीक है। इसका मतलब है पोर्नोग्राफी, ठीक है। पोर्न वीडियोस बहुत सारी है, तो जो साइट्स पे ऑनलाइन गूगल पे जो पोर्न वीडियोस है वो क्या है, सारी की सारी इलीगल है। देखो इंडिया में तो अभी इनको बैन कर दिया गया है एक तरह से, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, उसको भी हम नहीं हटा सकते। तो इसका मतलब है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करना। इलेक्ट्रॉनिक रूप का मतलब है उसको डीवीडी में बनाना, उसको पेन ड्राइव में देना, ठीक है। आप लोग पेन ड्राइव में भी नहीं दे सकते उसको, ठीक, ये तो इसका मतलब है आप उसको शेयर भी नहीं कर सकते, अगर शेयर करोगे तो भी एक अपराध माना जाएगा। इसका मतलब पोर्नोग्राफी होगी है, और इसके अगर ऐसा करता मिला कोई तो धारा 67 उस पर लगा दी जाएगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अगर देखो कोई पहली बार करता है, यानी कि पहली बार किसी अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करता है पहली बार, तो पहली बार अगर करा उसने तो पहली बार के लिए जो सजा होगी वो सजा 3 साल की होगी, यानी कि फर्स्ट टाइम की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम अगर उसने प्रचार किया तो फर्स्ट टाइम में उसको जो होगी 3 साल की सजा है, यानी कि 3 साल की सजा है, और 5 लाख का फाइन है। क्या है? 5 लाख का फाइन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, लेकिन अगर हम बात करेंगे दूसरी बार की, ठीक है सर, अगर दूसरी बार ऐसा करता पाया गया तो सेकंड टाइम में क्या होगा, जो सजा है सेकंड टाइम में उसकी सजा जो है 3 साल से 5 साल बढ़ा दी जाएगी, और यहाँ 5 लाख से 10 लाख का जो उस पर क्या होगा, उस पर फाइन होगा। कितना? ठीक है, 5 लाख से 10 लाख। तो देखो पहली बार 3 साल की सजा थी और 5 लाख फाइन था। जब अगर नहीं मानना, बाहर निकल कर आ गया और फिर भी वही काम कर रहा, तो दूसरी बार करेगा तो दूसरी बार 3 साल से 5 साल हो जाएगी, और यहाँ पे फाइन 5 लाख से 10 लाख देना पड़ेगा। सर तीसरी बार का चांस ही नहीं है, तीसरी बार वो निकलने का ही नहीं, ठीक है, याद रखें इस चीज को भी। सर रुकते हैं कैसे? देखो ये होता तो सब कुछ है, लेकिन बस एक्ट बनाए हुए हैं, कानून तो बनाना जरूरी है ना हर एक चीज के लिए, याद रखे उस चीज को भी। कानून अपना काम अपने तरीके से करेगा, ठीक। बस आप ये पढ़ो कि सर इन चीजों के लिए कोई कानून वगैरह है, नहीं है, पढ़ा तो दिया है इन चीजों के लिए कानून। आईटी एक्ट है, ऑनलाइन तरीके से जितने भी अपराध होते हैं सारे के सारे मेंशन कर दिए जाते हैं इसमें, ठीक। लिखो, मार्कर की व्यवस्था कर दे भाई, ठीक है। लिखो धारा धारा 67 बी, धारा 67 बी के अंदर लिखो बाल अश्लीलता, बाल अश्लीलता, बाल अश्लीलता, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको लिखो CHILD, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है जैसे अगर हम बाल बाल
अश्लीलता की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो 18 साल से कम एज के बच्चे हैं, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है, 18 साल से कम उम्र के बॉय हो या वो गर्ल हो, और उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है कहीं में, उनका इन्वॉल्वमेंट है पोर्नोग्राफी में, कहीं में पोर्नोग्राफी में, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पोर्नोग्राफी है तो क्या होगा, तो सर इन पे केस फायर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। जो लड़का है वो ऐसे काम नहीं कर सकता, लड़की जो है वो भी ऐसे काम नहीं कर सकती, और 18 साल से अगर कम आयु के है, 18 साल से कम एज है, तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कहीं का मामला होगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का होगा, बाल अश्लीलता होगी। सपोज करो अगर किसी के साथ में दुष्कर्म वगैरह हुआ, किसी के साथ में बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं हुई, और उनकी वीडियोग्राफी अगर हुई है, वीडियोस वगैरह उनकी बनी है, और वे उनको शेयर कर रहे हैं, तो एक तो शेयर करने की धारा लगेगी, किसी की प्राइवेसी को शेयर कर रहे, और दूसरा तरफ है कि फिर जांच जब होगी तो जांच में ये मिलेगा कि वो जो लड़की है वो 18 साल से कम एज की है, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें भाई साहब फंस जाएगा, क्योंकि एक तो 18 साल से कम, और दूसरा जो है किसी की प्राइवेसी को शेयर कर रहे, तो डबल डबल धारा लगेगी, इसका मतलब धारा 67 भी लगेगी और धारा 66 भी लगेगी, ठीक है, दोनों, तो दोनों खतरनाक हो जाएगी। इसका मतलब है पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी नहीं कर सकते आप, 18 साल से कम आयु के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं वो बिल्कुल भी पोर्नोग्राफी नहीं कर सकते, अगर करते पाए गए तो फिर क्या होगा, तो 67 बी उन पर लगाई जाएगी, यानी कि धारा 67 बी उन पर चार्ज करी जाएगी, ठीक है। ये नेक्स्ट लिखो धारा, धारा 80, ठीक है, धारा 80 में लिखो निरीक्षक। निरीक्षक, निरीक्षक का मतलब है इसकी जांच कौन करेगा, यानी कि इसकी जांच कौन करेगा, इस सारे सिस्टम की जांच करता है आपका इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी, INSPECTOR, इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी करेगा। यानी कि पुलिस को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है सर इसमें, तो लिखो पुलिस को शक्तियां, अगर पुलिस को शक्तियां की बात करें तो क्या होगा, तो इनकी जांच, अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है तो इनकी जांच करने के लिए या तो इंस्पेक्टर होगा, पहली कंडीशन क्या है, या अरे यार, या तो इंस्पेक्टर होगा या फिर इंस्पेक्टर से बड़ा, या फिर इंस्पेक्टर से बड़ा अधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है ये। और इसमें क्या होगा, दूसरा काम होगा इसमें, बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है, क्या, बिना वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है, कोई वारंट लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओगी पुलिस और उठा कर ले आओगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, लिखो फिर आईपीसी, फिर आईपीसी, फिर आईपीसी की धारा, फिर आईपीसी की धारा लगती है, ठीक है ये। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या, यहाँ पे आपका आके खत्म होता है ये, ठीक है ठीक, ये वाला, यानी कि धारा 80 में क्या है, निरीक्षक है, जांच कौन कराएगा, अगर आपका बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई केस है, या फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कोड चोरी कर लिए गए हैं, या आपका किसी सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है, यानी कि ऑनलाइन साइबर क्राइम की जो जांच करता है, जांच करने के लिए आप समझ लेना कि या तो इंस्पेक्टर जांच करेगा, नहीं तो इंस्पेक्टर से बड़ा अधिकारी जो होगा वो जांच करेगा, छोटे कांस्टेबल वगैरह यहाँ जांच नहीं करते, ठीक है, ये याद रखना इन चीजों को, क्योंकि इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर तो बड़ी पोस्ट के आदमी ही जांच करेंगे हमेशा, ठीक है याद। सर गिरफ्तारी किसकी होगी, गिरफ्तारी उसकी होगी जो दोषी होगा, ठीक है, जो दोषी होगा, और बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है इसमें, और आईपीसी की धारा चार्ज होती है। सर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बिल्कुल इसके अंदर एक्सेप्शन है, इसके अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, यानी कि अपवाद भी है इसके अंदर। अब अपवाद क्या है भाई, तो अपवाद देखो इसके अंदर, अगर प्रेसिडेंट है, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अगर पाया गया तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और भाई राष्ट्रपति क्यों होगा यार इन छोटे छोटे केसेस में, ठीक है ये बिल्कुल, तो राष्ट्रपति को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके बाद अगर इन एक्टिविटी में PM इन्वॉल्व, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इन्वॉल्व पाया गया तो उसको भी हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद ठीक है, अगर विदेशी, यानी कि विदेशी सूत्र है, यानी कि विदेशी जो फॉरेन एम्बेसी है, उन एम्बेसी के जो हेड है अगर वो पाए गए तो उनको भी हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जो यूएनओ है, यूएनओ के ऑफिसर है, ठीक है, यूएनओ के ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेड को भी या इनके मेंबर्स को भी हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है, कोई अधिकारी भी है इनका तो भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो याद रखना जो धारा 80 है वो गिरफ्तार करा, यानी कि निरीक्षक जांच कराएगी, और जांच में अगर दोषी है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, राष्ट्रपति को नहीं करा जाएगा, प्रधानमंत्री को नहीं करा जाएगा, और यूएनओ के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, ठीक है ये, ठीक है भाई। इसके बाद में आप लोग, बस इतना ही काफी है।
उसके बाद फिर बाद में करते हैं, इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है, सेकंड में बचता कुछ नहीं है, वैसे 2-3 धाराएं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इतनी इंपॉर्टेंट धाराएं थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको करा दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और मार्कर वगैरह ठीक लेगा हम इस बार। ठीक है, तो इस बार हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाओगे, दहेज प्रथा और दहेज अधिनियम को लेकर आओगे, या तो दहेज अधिनियम होगा या शारदा एक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह। ठीक है, ओके, तो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।